तो हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काफिले चल रहे थे। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखा देगा बगल में, और वो साथ साथ आपको बयान भी सुनाएगा कि जनता इसको लेकर के कितनी ज्यादा आग बबूला है, जनता किस तरह से जवाब दे रही है इस अपील का। जरा सुनिए। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ का पैसा जो है वो विदेशों को चला जाता है, क्योंकि वो डॉलर में कन्वर्ट होता है, और डॉलर में कन्वर्ट होना है ना हमारे पैसे का नहीं, अमेरिका को उसका फायदा है। इसमें मोदी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ का पैसा यहीं रखना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो है देशी वो सामान खरीदो। जैसे नेता है उसके बाद 6-6, 8-8 गाड़ियाँ मिलती हैं, एक गाड़ी यहाँ जा रही है, एक गाड़ी जहाँ जा रही है। अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा होगा, भोपाल में एक उज्जैन के साथी द्वारा, नेता द्वारा यहाँ पदभारण किया गया, उसमें कम से कम 600-700 गाड़ियों का काफिला वहाँ से आया है। तो प्रधानमंत्री की अपील नाकारा हो गई इस मामले में। अब जिन बहन बेटियों की शादी है उनका आप क्या बोलेंगे? उनमें आप सोना नहीं खरीदेंगे? आप ये बताइए पहले। सोना तो अब इंसान के हाथ में तो होता नहीं है, जब कोई ओकेशन होता है, किसी को देना लेना हुआ, तब तो सोना लगेगा ही लगेगा। अब वो सरकार कभी भी बढ़ाए चाहे घटाए चाहे कुछ भी करे, जब ज़रूरत होगी इंसान को तभी तो वो लेगा सोना। सर नियम सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। अब ये गलत के ऊपर का गलत है। एक नेता अगर 10 कार लेके जा रहे हैं, आज सुबह पेपर में पढ़ा कोई बीजेपी का कोई पद धारण करने आ रहा था, 700 कार लेके आ रहा था। ये गलत के ऊपर का गलत है। पेट्रोल है तो सबके लिए नियम, सबके लिए सब बराबर होना चाहिए था। किसी एक के लिए ज़्यादा करें, एक के लिए कम, ये गलत है। तो नेताओं के मजे हैं और जनता को सजा मिले, ऐसा तो नहीं होगा। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने बहुत तीखे शब्दों में इस तरह की बीजेपी की जो दो कहते हैं ना कि कथनी और करनी के अंतर के बारे में बताया है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि पीएम मोदी की अपील का देश में असर होगा। दोनों के बयान सुनिए। ये बीजेपी हमेशा से कहती है वी आर पार्टी विद डिफरेंस, यही डिफरेंस है। ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये आम जनता पे लागू होता है कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करो, डीजल पेट्रोल खर्च मत करो, अभी इसकी किल्लत है, कोविड जैसा हाल है, सोना खरीदो मत। और लेकिन ये 500, 700, 1000 गाड़ियों के काफिले ला रहे हैं, डीजल पेट्रोल का सत्यानाश कर रहे हैं। जब इतना पैसा इसमें लगा देंगे तो बाद में जिस कॉरपोरेशन में बैठेंगे उसका क्या हाल होगा, ये अंदाज लगाया जा सकता है। ये या तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कोई सुन नहीं रहा पार्टी में इनकी। उनका भी स्टेटमेंट तब आ रहे हैं जब युद्ध बंद हो गया, या तो इनकी बात को कोई इनका कार्यकर्ता नहीं मान रहा है। उन्होंने 2 दिन पहले अपील की है, और हमारे जो नेता, जो लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निगम के अध्यक्ष बने हमारे नेता, उनके समर्थकों में उत्साह रहता है, और इसलिए कई बार समर्थक बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। हम आज सभी से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील को के कारण हम सब न सिर्फ हमारे कार्यक्रमों में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। पीएम को मंत्री के काफिले में 15 गाड़ी, निगम अध्यक्ष का बड़ा काफिला, बचत का बयान सिर्फ जनता पर लागू होगा। कांग्रेस बोली बीजेपी की कथनी करनी में अंतर, बीजेपी बोली पीएम की अपील का होगा बड़ा असर। पीएम मोदी ने पेट्रोल बचाने का मंत्र दिया, बीजेपी नेताओं ने अपील को हवा में उड़ा दिया। आइए हम सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास शो में। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। आनंद जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पाराशर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश पाराशर जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका भी। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर आनंद जी आपके पास आ जाता हूं। आनंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आनंद जी, जी जी ये अपील की गैस बचाइए, तेल बचाइए, डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, और मंत्री जी के काफिले में 15-15 गाड़ी, और मंत्री जी तो छोड़िए, निगम अध्यक्ष तो देखिए
सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहे हैं, रेलगाड़ियां भी छोटी पड़ रही हैं उन काफिलों के आगे। सारे नियम कानून जनता के लिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, झूठई लेना झूठई देना झूठई चबेना। इसका मतलब यह है कि झूठ बोलना, झूठ ही खाना पीना, सब कुछ झूठ। ये भाजपा का असली चरित्र है। प्रधानमंत्री जी ने परसों ये उपदेश दिया था और कल प्रधानमंत्री खुद जामनगर में और सोमनाथ में हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो कर रहे थे और उसमें 3000 स्कूल बस लगी थी जो सोमनाथ का रोड शो हुआ था उसमें भीड़ को लाने के लिए। और अभी परसों शुभेंदु अधिकारी का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें 50 से ज्यादा चार्टर प्लेन गए थे। तो मोदी जी जो है अपील करते हैं, लेकिन क्या है कि खुद राजा की तरह व्यवहार करते हैं और जनता को कर्तव्य की घुट्टी पिलाते रहते हैं। ठीक ऐसे ही उनके नेता और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक निगम मंडल के अध्यक्ष ने 700 गाड़ियां उज्जैन से भोपाल तक लाया और फिर उसके बाद अब जो इनके विधायक पता है क्या कर रहे हैं? इनके विधायक जो है वो इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठ रहे हैं और पीछे 6-7 गाड़ियां चल रही हैं उनके और उसकी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठकर हम लोग चल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से मंजरी जी के पास। मंजरी जी, यहां पर सवाल यही है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और आप कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप कह रहे हैं पेट्रोल कम जलाइए, आप कह रहे हैं विदेश मत जाइए, और आप डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते स्तर को वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर दिखा रहे हैं। और जब विपक्ष में थे तो क्या करते थे? मैंने वो बयान भी सुना है जिसमें पीएम मोदी तंज कस रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। मैंने वो दिन भी देखे हैं, वो बयान भी सुने हैं जब रुपए को गिरते वक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नहीं, देश के आत्मसम्मान और देश के आर्थिक सम्मान का हवाला देकर के तंज कसे जाते थे कि रुपया नहीं गिर रहा, देश का सम्मान गिर रहा है। और अब सारी अर्थशास्त्र की गणितज्ञ ज्योतिष की भाषा जो है वो आप बीजेपी के नेताओं को इतनी अच्छी समझ में आ गई है कि पार्षद से लेकर के और सर्वोच्च नेता तक सब सिखा रहे हैं। पर कम से कम ठीक है, सिखाइए। सत्ता में आने के बाद आदमी के सुर बदल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर कम से कम जो कह रहे हैं माननीय पीएम मोदी, अपने नेताओं को बोलिए कि भाई थोड़ी तो लाज रख लो हमारी। ये क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? और किसी राज्य से ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही जैसी मध्य प्रदेश से आ रही हैं। देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह दूं कि इस समय हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो वैश्विक अस्थिरता से गुजर रही है। आज पूरा जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है और लंबे समय तक ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चला है, तो निश्चित तौर पर ये अब हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने देश को सुरक्षित करना है। और लगातार देखिए, सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर हम फ्यूल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तो आने वाले 30 सालों में तो ये खत्म ही होने के कगार पर है। तो हम सबको बचत करने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, तो उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग। जो देश हित में, राष्ट्र हित में बात करते हैं, उस पर भी लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। अब आपके सवाल पर आ जाती हूँ। आपने कहा कि हम जोर जोर से चिल्लाते थे कि रुपए की कीमत गिर रही है। तो देखिए, रुपए की कीमत गिरती है, उसका गणित हम सबको मालूम है, लेकिन आम जनता को भी समझ में आना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं कच्चे तेल का, सोने का। एक मिनट मंजरी जी, पहले नहीं होता था क्या? मंजरी जी, पहले नहीं होता था क्या? ये भी बताइएगा साथ में। अभिलाष जी, मैं वही बताऊंगी आपको, पर मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपकी बात का जवाब आ जाएगा। ठीक है। तो जी, तो सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आयात करते हैं। 2010-11 जब इनकी सरकार थी, 10, 11, 12, 13 में, तो उस समय इतना इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे पास आयात नहीं करना पड़ता था, पहली बात। दूसरी बात, 2011-12 में देश जो है आर्थिक शक्ति के रूप में हम 10वें नंबर पर थे विश्व में। आज हम कौन से नंबर पर हैं? चौथे नंबर पर हैं। 6वें पर। उस समय हम ठीक कर लीजिए, 6वें पर गिर गए हैं आप। आपको नहीं पता होगा, बीजेपी के नेताओं को नहीं बताया गया होगा, मैं बता देता हूं। 5वें नंबर, अभिलाष जी, 5वें नंबर पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथे से गिर गए हैं।
आप चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। गलत अभिलाष फैक्ट मत जी। बताइए। अभी- चौथे पर थे, अभी इस चौथे से समय- गिर गए। आगे अभी बढ़िए। आप सुनिए ना मेरी बात। हाँ। आप मेरी बात सुन पूरी नहीं होने देंगे, बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भूल मैं तो जाऊंगी गलत मैं क्या फैक्ट नहीं बोल रहा देने हूं। दूंगा ना अपने दर्शकों को, मैं मैं आपके जरिए। गलत फैक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं गलत फैक्ट नहीं दे रही हूँ। इस समय जो माहौल है वैश्विक स्तर पर हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जब पीएम हमारे कुछ कह रहे हैं तो उसको हम पालित करें। दूसरी बात, आप कहेंगे कि आपके नेता लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी के पीछे काफिला नहीं चलता? जीतू पटवारी के पीछे काफिला लेकिन नहीं वो चल अभी रहा? हमें कमलनाथ वो जी अभी के हमें पीछे ज्ञान काफिला नहीं दिए चल ना, रहा है? उन्होंने इस बात का हमें संदेश नहीं दिया। अविनाश जी, 2013 में पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि सोना मत खरीदिए। 2013 में ये कहा गया था कि रात को 8 बजे से और सुबह के 8 बजे तक पेट्रोल और डीजल पंप बंद रहेंगे। किस कारण से कहे गए थे? तो कहीं ना कहीं ना तो उस वक्त आपने स्वागत किया था क्या क्या मंजरी जी? उस वक्त आपने बिल्कुल, स्वागत किया देश था? हित में हम भी विपक्ष में रहे हैं। हमने हमेशा जब जब देश हित में कदम उठाए गए हैं, आपको माननीय जब-जब हम पीएम देश मोदी में- जी का बयान, अब पीएम है, उनका मैं बयान भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। बिल्कुल भेज उनका दीजिएगा, उन्होंने मैंने वो सोना सुना नहीं हुआ खरीदने है। पर क्या वो तंज मैंने कसा सुना था, हुआ उन्होंने है, पेट्रोल, वो मैंने सुना हुआ है, वो मैंने उन्होंने सुना रुपयों पर हुआ क्या है। कहा था, मैं आपको सुन लीजिए भेजूंगा। ना अभिलाष जी, मैंने सुना है। और दूसरी बात, उस समय जितना सोना 91 में, सन 91 में, और उसके बाद कितना सोना विदेश में गिरवी रखा गया, और उसको वापस लाने का काम किसने किया? माननीय पीएम मोदी जी ने किया। फिर क्यों खरीदना तो पड़ रहा है आपको बाहर से तो ये सोना? बहुत- फिर क्यों खरीदना पड़ रहा है आपको बाहर हमने से अपना सोना? सोना वापस, देखिए जी, हमको आयात करना होता है जब आम पब्लिक के लिए, लेकिन हम हमारा रिजर्व किया हुआ जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हमारा भंडार है, देश का भंडार है, जो देश का कोष है, उसको खाली थोड़ी कर देंगे अभिलाष जी। मैं ज्यादा तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, हाँ। लेकिन जितना एक तो फिर आम नागरिक ना के तो नाते मैं मंजरी जी, समझती हूँ, फिर आम उतना जनता, तो आप फिर भी आम जनता समझती पर हैं। बंदिश है क्यों? और ये नेताओं के काफिले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले आप- जो मेन सवाल है आज मेरा, उसके नेताओं का लिए- काफिला, वो बताइए। उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद अपील की है, और उन्होंने ये भी कहा है, वो बात भी आ गई, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि कार्यकर्ता अपनी मर्जी से गाड़ी लेकर आए हैं, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आज देश की जो आवश्यकता है, हम सबका फर्ज है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि मंजरी हमको जी, उसमें खड़े होना चाहिए। आप ये कहना चाह रही हैं जी। कि पीएम मोदी ने जो अपील की है वो बात की बात है, जब तक प्रदेश अध्यक्ष जी अपील नहीं करेंगे ये सब चलता रहेगा? नहीं, देखिए, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए उत्साह में अगर आम अच्छा। कार्यकर्ता आ गया है, तो उसको कार्यकर्ता, रोकने बीजेपी का काम- कार्यकर्ता उत्साह में आ जाए चलेगा, आम जनता जरूरत पर गाड़ी चलाएगी नहीं चलाएगी ये आप लोग तय कर देंगे। देखिए, ये नहीं कहा कि बंद कर दीजिए आप गाड़ी, तो यहाँ ये तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा? आप बताइए, इस इतना बात को लंबा बदलने काफिला की लाने की कोशिश मत जरूरत क्या थी? कीजिए। मैं तो ये कहता हूं इस कि बात- पीएम मोदी ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही। क्यों प्रभारी बिल्कुल, मंत्री तो 15 कल्चर बंद गाड़ियों किया से ना। चलते हैं? क्यों VIP चलते हैं 15 कल्चर गाड़ियों बंद से कर प्रभारी दिया। मंत्री? बिल्कुल नहीं, देखिए, हमने तो नहीं देखी कि 15 गाड़ियां, यदि कोई कार्यकर्ता, प्रभारी मंत्री जी नहीं कह रहे एक कि आप मिनट, हमारे एक पीछे मिनट, 15 मंजरी जैन जी गाड़ी को जरा लेकर फुल आइए। स्क्रीन करके तस्वीर हमारे- दिखा दीजिए। हमारे खंडवा की प्रभारी तस्वीर मंत्री, दिखाइए। हमारे नेता, शुरू से हमारे दिखाइए, प्रभारी एक नंबर की मंत्री- गाड़ी से दिखाइए। अविनाश जी, नहीं, मेरी आपने बात देखा होने नहीं दे रहे हैं। मंजरी जी, नहीं, एक गाड़ी मैं आपको प्रभारी मंत्री, 2 हमारे नेता, 3 हमारे नेता- सरकारी गाड़ियां भी हैं आप इसमें, मुझे 4 बोलने नहीं दे रहे। 5 हमारे आपको नेता दिखा ने देता कहा हूं, क्या? आपको नहीं हमारे दिखेंगी। प्रभारी मंत्री ने 6 कहा, हमारे नेता ने कहा कि 7 पीछे गाड़ियां लेकर आइए। नहीं तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मत चलिए, गाड़ी मत चलाइए आम जनता से? जब आपके मंत्री ने नहीं हम- कहा और आपके कार्यकर्ताओं को आजादी है तो कैसे चलेगा? यही बात करने के लिए मैं जयप्रकाश जी का रुख कर लेता हूं। नहीं, चलिए, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, लोग उसका पालन करेंगे, लोग धीरे-धीरे करेंगे, लोगों बीजेपी में के नेता हैबिट नहीं आती। करेंगे, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छता को अपनाना है, एक एक कार्यकर्ता ने हाथ में झाड़ू उठाई थी और हम स्वच्छता के लिए निकल पड़े थे, और वो आंदोलन बन गया था। हाँ। और उसके बाद फिर जनमानस भी जुड़ता गया था। हाँ। तो जब जब अच्छा निर्णय होता, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको पालित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको भी पालन करना होगा, लेकिन वो धीरे धीरे, अब एक दिन में तो नहीं आएगा ना, अच्छा, धीरे ठीक है। धीरे हम सब चलिए, उसमें लाइन में एटलीस्ट आएंगे। मान तो कोरोना लिया में कि अभी भी- नेताओं के कोरोना पास में भी- कोरोना में भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की थी, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट में आया। कांग्रेस ने तब भी बखेड़ा खड़ा किया था, ठीक तब है। भी सबने विरोध किया था। चलिए लेकिन हम चलिए, ठीक कोरोना है से मंजूरी जी, जंग आऊंगा आपके जीते। पास। जयप्रकाश पाराशर जी का रुख कर लेता हूं। जयप्रकाश पाराशर जी, ये जो सबसे बड़ा डिबेट तो यही है कि पेट्रोल बचाने की मुहिम हो या तमाम चीजें, मुझे लगता है बहुत बड़ा रेशो तो सरकारी गाड़ियों का जाता है, और हमेशा मैं देखता हूं कि जब भी कोई बंदिश लागू होती है तो वो पहले आम जनता पर थोप दी जाती है। भाई क्यों नहीं सरकारी विभागों को आदेश दे दिया गया कि अपना पेट्रोल और डीजल का खर्चा में 20% की कटौती कर दीजिए? चुनाव में वो सबके लिए है वो, ना मंजरी जी, नेताओं के लिए तो नहीं सबके दिख लिए रहा। जब लागू हो जाएगा तो बताइएगा। सबके लिए है, सबके लिए है, तो चाहे फिर- वो अधिकारी तो- हो, चाहे नेता हो, चाहे तो आपके कार्यकर्ता हो, नेताओं चाहे आम नागरिक को हो। ना ये चीज अपने नेताओं को बताइए प्लीज, हमें तो बिल्कुल, पता है। बिल्कुल बता रहे हैं, हम हाँ, बता रहे बताइए। हैं। चलिए, मैं जयप्रकाश जी, तो मुझे ये बताइए सर, क्या
बहुत बड़े संकट को बहुत हल्का करके दिखाया गया चुनावी फायदे के लिए, और अब लग रहा है कि गड़बड़ होने वाली है। तो फिर कहते हैं ना कि गफलत में फिर इस तरह के बयान दे दिए गए, जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी धड़ाम हो गया, जिसकी वजह से सोना बेचने वाले लोग परेशान हो गए कि भाई ये पीएम ने अपील कर दी, हमारा तो वैसे ही धंधा नहीं चल रहा था, अब हम बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। और उसके बाद जनता जब इस तरह की तस्वीरें देखती है तो अर्थव्यवस्था की असल में हालत क्या है, क्योंकि अगर देश में पेट्रोल नहीं है तो 200 300 गाड़ी एक काफिले में चल रही है साहब। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ऑस्टेरिटी मेजर्स का सादगी वाले जो उपाय हैं, इनकी अपील का मामला है प्रधानमंत्री की, वो ठीक है एकदम, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो युद्ध के बाद केवल साल भर में जो पेट्रोलियम पदार्थों पर हमारा खर्चा 104 बिलियन डॉलर का था, वो 175 बिलियन डॉलर का हो गया। गोल्ड का जो हमारा बिल 58 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो 72 बिलियन डॉलर का हो गया। और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 95 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 120 बिलियन डॉलर का हो गया। तो ये इससे साफ दिखाई देता है, इसका असर ये है कि जब आप ज़्यादा डॉलर खर्च करते हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो रुपए की स्थिति गिरती है, ये रुपए में गिरावट आती है। जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि 2012-13 में ठीक इसी किस्म के आग्रह या अनुरोध जो हैं वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने किए थे। और उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब आप ऐसा करते हैं, रुपए की स्थिति गिरेगी और लगातार जब ऐसा होगा तो उसका इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ब्याज की दरें बढ़ेगी, लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था में जो बचत घटने से स्पेंडिंग कम होगी, तो बहुत सारी समस्याएं उससे पैदा हो सकती हैं और होंगी। अगर हम पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले की स्थिति से तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में समस्याएं पैदा हुई हैं। तो जहां तक उपायों के आग्रह का, अपील का सवाल है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं है, वो कोई बंदिश नहीं है, वो अपील है। लेकिन अब समस्या ये बात, जो पॉइंट आपने उठाया है वो बिल्कुल जायज है कि अगर आपका सत्ताधारी दल का शीर्षस्थ नेता, सर्वोच्च नेता आपसे अपील कर रहा है, तो ये कैसे हो जाता है कि उसी पार्टी के जो लोग हैं वो इतनी सारी गाड़ियां लेकर के और वो पदभार ग्रहण करने चले जाते हैं, या उनके लवाजमे में इतनी सारी गाड़ियां होती हैं। तो ये जो लॉजिक है इसमें हो सकता है, अब यही माना जा सकता है कि उन्होंने शायद वो अपील सुनी नहीं होगी या देखी नहीं होगी या खबर उन तक पहुंची नहीं होगी। तो बहरहाल मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसी कोई अपील करते हैं तो उसको मास लेवल पर एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य बनाने के लिए पार्टी को और उनके दूसरे बड़े नेताओं को ये आम जीवन में अमल में लाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जुड़ गई हैं, अर्थशास्त्री, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। दीप्ति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको सुन पा रही हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीप्ति जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। दीप्ति जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जो वैश्विक परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसके बीच में पीएम मोदी की ये अपील कि पेट्रोल कम खर्च करें, डीजल कम खर्च करें, गैस पर थोड़ा काबू रखें, विदेश यात्रा रोकें, सोने की खरीदी से बचें, ये तमाम चीजें जो हैं ये एक तरफ, और उधर बीजेपी के नेताओं के हम कुछ काफिले दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां पर कोई कमी नहीं है। एक निगम अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करने जाता है तो 200-300 गाड़ियां लेकर जा रहा है, एक मंत्री के साथ मिनिमम 15 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये अर्थव्यवस्था वाकई में आगे संकट में आने वाली है, या ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, या फिर संकट तो बड़ा है पर बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं पीएम के बोलने के बाद भी? नमस्कार अभिलाष जी, पहले तो माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा विलंब से जुड़ी और बस 2 ही मिनट और दूर थी घर से, बट कोई नहीं, आपने जो ये सवाल पूछा है, देखिए मैं पॉलिटिकल बहस में नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने जो किया, जो पार्टी के लोग थे वो अपना शपथ ग्रहण करने गए, उसके लिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं दूंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि कुछ लोग अगर इस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन वो भी लोग हैं, उसी सरकार के लघु मंत्री जो हैं वो भी आज ई रिक्शा में गए हैं, और वहां पे आप ही के प्रदेश में एक जो जस्टिस बंसल हैं वो भी आज साइकिल और ई रिक्शा से पहुंचे। बिल्कुल जी, तो एक वो भी तरफ है ना, लेकिन प्रोफेसर दीप्ति जी, मैं क्लियर कर दूं कि वो जो तस्वीर आई ई रिक्शा में बैठ करके,
हमारे कांग्रेस के मित्र आनंद जी हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि ई रिक्शा की तस्वीर आई है, उस ई रिक्शा के पीछे 6 से 7 मंत्री जी की गाड़ियां चल रही थी स्टाफ वाली, और तस्वीर खिंचाने के बाद वापस वो उससे निकल गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसकी टिप्पणी में नहीं जाऊंगी। अब उसमें सर कहेंगे कि वो थी नहीं थी, उसका तो देखो डिबेट चलता रहेगा। ऐसे तो कोई और बीजेपी का प्रवक्ता कुछ और बोल सकता है कि ऐसा नहीं था और ऐसा था, और वहां पे तब कार्यकर्ता आ गए थे, जो मंत्री थे उन्होंने नहीं चाहा था। इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें, क्योंकि आपने ये सवाल मंजरी जी से पूछा था, तो मैं उसका जवाब दूंगी कि अगर इतना सोना है, हम अपना पुराना सोना ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंटेग्रिटी को सेफगार्ड रखने के लिए हम बैंक ऑफ इंग्लैंड में जितना सोना था पहले, तकरीबन उससे 300 मीट्रिक टन हम वापस लाए हैं। लेकिन जो आपने ये भी पूछा कि सोने का इंपोर्ट, बिल्कुल हम सोने का इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई, इससे पहले यूक्रेन रशिया वॉर था, तो कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही हैं, वो अपना डॉलर को ऑफलोड करना चाहती हैं। तो उसी तरीके से हमने भी अपने जो बुलियन के रिजर्व, तो तकरीबन 21 बिलियन जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स थे इन गोल्ड, वो अब हमारे पास 115 बिलियन के हो गए हैं। तो इसी के चलते ये जो आपने पूछा कि क्यों हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो हम अपना डाइवर्सिफिकेशन बास्केट करने के लिए इसलिए इंपोर्ट कर रहे थे, जो मैं कहूंगी एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत सही स्ट्रैटेजी है। अब बात आती है कि मोदी जी को ऐसा कहना चाहिए था कि नहीं। देखिए, वैश्विक संकट है, ये कोई प्रोफेसर दीप्ति जी, ना आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे सवाल बहुत क्लियर मैं पूछता हूँ, क्या ये संकट बड़ा है, बीजेपी के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, या पीएम मोदी ने देर कर दी इस संकट से आगाह करने में? देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कितना बड़ा संकट है, आप ये क्लियर कर दीजिए। और क्या पीएम मोदी ने ये जो अपील की है देरी से की है? दूसरा, और क्या बीजेपी के नेताओं को इसकी सिंसियरिटी, सीवियरिटी को और अच्छे बेहतर तरीके से समझना चाहिए? ये मेरे सवाल है। बिल्कुल, आपके तीनों सवालों का डेफिनेटली जो संकट है वो बड़ा है, और आज उदय कोटक जी की भी स्टेटमेंट आई है कि संकट बड़ा है और आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि ये संकट 28 फरवरी से पूरे विश्व पे आया हुआ है। हम एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी होते हुए भी आज 73वें दिन पे भी इतने कुशन के साथ हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई हो चुके हैं। एनर्जी सिक्योरिटी को हमने अपना पूरा इंटैक्ट रखा हुआ है। आम जनता के लिए अभी भी तेल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं अभिलाष। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने अपने आप को कैसे कुशन दिया और है। व्हाट इज दीप्ति थ्रेशोल्ड क्या है हमारे पास? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बस ये चुनाव का था, ये 73 दिन की राहत हमें सरकार ने इसलिए दी है, चुनाव की वजह से मिली। अभी हमको क्या लगता है, आप कितने दिन तक सरकार ये मेंटेन कर पाएगी जो राहत है? मैं आपके उसी से लेट कर दी। देखिए, बिल्कुल लेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम समझें इस बात को, जब अभी ये जो संडे गया है, इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी पूरे वर्ल्ड को कि क्योंकि चाइना के दौरे पे जा रहे हैं ट्रंप, तो चाइना के दौरे पे जाने से पहले 13 से 15 के बीच में ये उम्मीद थी कि ये जो पीस टॉक्स हैं ये अपने फाइनल पेज पे पहुंचेंगे और होर्मुज खुल जाएगा। क्योंकि ये समझना जरूरी है, अभी सीज फायर है, दैट मीन्स उनके बीच में लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन होर्मुज नहीं खुला है, हमारे वहां से एनर्जी आती है। तो उसके चलते ये प्रॉब्लम, तो इसलिए उस चीज को जब तक हमारे पास क्वेश्चन था हमने नहीं किया। अब आप उसको बंगाल इलेक्शन से जोड़िए, ऐसे तो आने वाले यूपी इलेक्शन होंगे, फिर तो इलेक्शन तो हमारी कंट्री में चलते रहते हैं, तभी तो वन नेशन वन इलेक्शन की अपील आई है। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं आनंद जाट जी आपके पास आता हूं। आनंद जाट जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग भी जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी तो ये स्टेप लेते थे, और उस वक्त आप कहते थे कि अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक संकट की वजह से लड़खड़ा रही है। अब जब आप विपक्ष में हैं तो आप पूरा फुल प्लेजर ले रहे हैं उस चीज के लिए, इन्हें टारगेट करने का। और अर्थव्यवस्था ऐसा तो नहीं कि निलड़ खड़ा रही, किस देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कत नहीं आ रही, कहां पेट्रोल के या डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर उस वक्त बीजेपी ने पॉलिटिक्स की थी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी उस वक्त देश हित नहीं बल्कि विपक्ष धर्म निभा रही थी, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी देश हित नहीं बल्कि विपक्ष के तौर पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, जबकि आपने तो वो पेन खुद झेला है कि अगर वहां छींक आती है तो यहां लोग बीमार पड़ जाते थे। नहीं, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आपका प्रश्न अच्छा है जी। सबसे पहले तो मैं भाजपा की प्रवक्ता ने जो कहा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात कम होता था, अब ज्यादा होता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया कि मेक इन इंडिया फेल हो गया है। भारत में आयात के लिए, मतलब भारत में निर्माण के लिए कोई नीति बनाई और उस नीति के तहत आयात बढ़ता चला गया
और भारत में निर्माण नहीं हुआ। ये उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए वो धन्यवाद की पात्र हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील होने में या देश के संकट की स्थिति होने में कोई हर्ज नहीं है कि वो अपील करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं भूखे रहकर जो है खाद्यान्न संकट से निपटने की पहल की थी, ठीक वैसे ही इंदिरा जी ने आभूषण खुद दान किए थे सबसे पहले। आज प्रधानमंत्री अपील करते हैं और अगले दिन जो है जामनगर और सोमनाथ में रोड शो करते हैं। ठीक है, तेल जलाते हैं पेट्रोल डीजल की, जिस अपील को वो करते हैं। तो ये जो है फ्रंट से लीड करने वाले लीडर नहीं है, केवल डीलर है। ये बताने की हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जो है खुद उन नियमों को नहीं मानते जो वो दूसरों से मनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य जो है वो केवल जनता का है और अधिकार केवल प्रधानमंत्री के, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस मंजरी जी आपके पास। मंजरी जी, यहां एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वैश्विक संकट है, उससे निपटने के लिए हमें रास्ते तलाश करने हैं। पर मुझे यह बताइए कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आपके पास, सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी, तो ये जो भी अच्छाई का काम है, जो भी आप चाहते हैं कि ठीक हो, ये सरकार और पार्टी के अंदर से आप लोग शुरू क्यों नहीं करते? मैं हर बार देखता हूं कि सिर्फ अपील, दूसरों से दिशा निर्देश, चाहे सफाई हो, ये आप लोग अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करते? हर बार आप ये क्यों कहते हैं कि आप ये कीजिए? कब ये कहना शुरू करेंगे कि पहले हम कर रहे हैं फिर हमें फॉलो कीजिए? सवाल। विलास जी, मैं खुद का ही उदाहरण दे देती हूँ। मैं विदिशा रहती हूँ और विदिशा से भोपाल अप डाउन करती हूँ। तो मैं अभी तक कार से कर रही थी, पर आज ही हमने एमएसटी के लिए बनवा लिया है कि हम अब अगले दिन से हम ट्रेन से जाएंगे। तो ये हमने खुद की शुरुआत की है, ये मैं खुद उदाहरण हो गई इसका। तो दूसरी ये बात है कि कई हमारे, जैसे कि बताया कि हमारे एक मंत्री जो है वो ई रिक्शा से गए, एक साइकिल से गए, तो लोग धीरे धीरे जागरूक होते हैं। तो मैंने जब स्वच्छता का आपको उदाहरण दिया था, कोरोना का उदाहरण दिया था, तो हम ही लोगों ने, हमारे नेताओं ने सबसे पहले शुरुआत की थी, फिर हमारे साथ आम लोग जुड़ते गए थे। तो ये देखिए, जब एकदम से कोई हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो एकदम से तो पूरा पालन नहीं हो जाता, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आती है, होती है। और आज हमें ये मांग है, इस बात को आपको भी कहना चाहिए। और देखिए, आज हमारा देश जो है, मैं आपको एक बात, बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि पीएम मोदी जी ने जिस समय ग्रीन एनर्जी पे काम करना शुरू किया था, उस समय अमेरिका भी नहीं सोच रहा था, और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। लेकिन आज हमारे हर छत, हमारे खेत में, हमारे छत के ऊपर जो है हम सौर ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं, खुद के लिए तो बना रहे हैं और हम अपने देश के लिए भी दे रहे हैं। तो ये काम, जब इस तरीके के जो काम देश के अंदर चल रहे हैं, हम सबको देखना होंगे, इन सबको समझना होगा। दूसरी बात, मैं एक चीज और उस समय जोड़ नहीं पाई थी कि आप जब ये पूछ रहे थे कि डॉलर की कीमत और ये वो, तो उसमें एक बात और बता दूं, आप जो अर्थव्यवस्था की जो बात कर रहे थे, तो उस समय हमारे देश की जीडीपी थी 1.8, आज हमारे देश की जीडीपी कितनी है? 4.2 से 3। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है कि हम 10 साल में, 11 साल में हम इतना ज्यादा 4 गुना 3 गुना आगे बढ़ गए। और आपकी इतनी लंबी सरकार में सिर्फ हम 1.8 पर थे। बहुत बड़ा बदलाव है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि गरीबी रेखा के नीचे। ना आनंद जी नहीं, वो तो बहुत लंबी चिर आयु बहस हो जाएगी, वो उस पर नहीं जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी ना बीजेपी को भी ये स्वीकार करना होगा कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है ना, तब भी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से डॉलर जो है वो मजबूत हो जाता है। ये आप लोग भी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप भी सदा के लिए सत्ता पक्ष में रहने वाले नहीं है। ये अपने नेताओं को भी आप बताइएगा कि भाई ऐसा नहीं है। जब इस देश के ऊपर वैश्विक संकट आया है, हमने सहयोग किया है। क्या सहयोग किया है? पीएम मोदी जी का क्या बयान था तंज के तौर पर? पीएम मोदी जी ने उसको आत्मसम्मान से नहीं जोड़ा था। मंजरी जी, फिर आप बार बार बुलवा रही हैं मुझसे। उस समय कोई देश युद्ध के उसमें नहीं, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव था अर्थव्यवस्था का। प्रोफेसर दीप्ति जुड़ गई हैं। प्रोफेसर दीप्ति से मैं पूछ लेता हूं। प्रोफेसर दीप्ति, मुझे बताइए, क्या हम जस्टिफाई करें आज की इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसलिए हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, और मनमोहन जी के समय बहुत अच्छे हालात थे, फिर भी हमारा खराब अर्थव्यवस्था जो अंदरूनी थी उसकी वजह से कमजोर हुआ था? आप मुझसे बेहतर समझा सकती हैं, बताइए क्या अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है?
उस वक्त भी पड़ रहा था, इस वक्त भी पड़ रहा है, या जो बीजेपी कहती है कि नहीं उस वक्त उनकी गलती थी और इस वक्त दुनिया की गलती है, हमारी गलती तब भी नहीं थी, हमारी गलती अब भी नहीं है? देखिए, गलती की बात इस समय नहीं होती है अभिलाष जी। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि रुपए डॉलर का क्या रहेगा। तो जो आप बात कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी हमारे पास इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि 2013 में 2011 में जो हमने अगर देखा, हमने पहले लीबिया की प्रॉब्लम देखी, फिर हमने 2013 में सीरिया की प्रॉब्लम देखी, जिसके बाद वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उस समय पॉलिसी पैरालिसिस भी था, जिसका खामियाजा 2014 में कांग्रेस सरकार को भुगतना भी पड़ा। दैट इज ऑल फैक्ट्स। जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो, दैट इज ऑल फैक्ट्स। और अब इसका यही कंपैरिजन आप समझो कि 2013 में जब सिमिलर स्थिति आई, जो हम जिसको कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट। ना आनंद जी एक मिनट, सर आनंद जी बोलने दीजिए, फैक्ट बता रही हूँ। आनंद जी बोलने दीजिए। करंट अकाउंट डेफिसिट, गलत बात 4.8% करंट अकाउंट डेफिसिट था। आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। नहीं सर, गलत बात। आनंद जी एक मिनट, आनंद जी बोलने दीजिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आनंद जी ठीक है। 45 से डॉलर 60 पे पहुंचा था। मैं वही बात बोल रही हूँ कि वैश्विक संकट तब भी था और तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4.8 था। अब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2 है। ये इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर भी होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्लस साथ साथ जो आप बात कर रहे हो कि उस समय 2013 में जो मेजर्स लिए गए थे अभिलाष, वो बहुत ज्यादा टफ मेजर्स थे। 80-20 पॉलिसी आई थी, FCNR स्वैप पॉलिसी आई थी। सीधा मतलब ये कि अगर आपको लोन मिल रहा है 7%, इंटरनेशनल NRIs को मिल रहा है 3.5%। तो इस तरीके की हमने पॉलिसीज भी देखी थी उस चीज से टैकल करने के लिए। तो आज अगर हम कहेंगे ये बहुत सॉफ्ट एक जनता को अपील है और ड्रैकोनियन मेजर से अभी भी सरकार ने कुशन दिया हुआ है। ठीक है मैम, चलिए जयप्रकाश पाराशर जी, अब मैं आपके पास आता हूं। जयप्रकाश पाराशर जी, देखिए देश में कुछ भी हो, सियासत का केंद्र तो बनता ही है वो मुद्दा। अब मुझे ये बताइए सर, क्या पीएम मोदी का जो भारत की मजबूत बनती अर्थव्यवस्था, भारत आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये जो तमाम बातें कही गई, जो तमाम इनिशिएटिव लिए गए, ये अर्थव्यवस्था क्या उन सपनों को थोड़ा सा धुंधला कर रही है? क्योंकि जो पीएम मोदी कहते थे कि हम भाई देश में हम तीसरी अर्थशक्ति बनने वाले हैं, हमारे पास मेक इन इंडिया, हमें बाहर से इंपोर्ट करना कम हो गया है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन परिस्थिति है, वो जो सपने हमने देखे थे वो अभी कामयाब नहीं हो रहे? हम चौथे तक पहुंचे, हम तीसरे के लिए बढ़ रहे थे, हम छठवें पे लुढ़क गए। हमारा रुपया जो है वो ऐसा लग रहा था कि थम जाए वही बहुत है, वो 95 हो गया है, 100 तक भी जा सकता है किसी भी वक्त। तो क्या ये लग रहा है कि स्थिति जो है वो कठिन है और जो हमारे सपने थे वो थोड़े से अभी दूर हो जाएंगे हमसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी वाइब्रेंट अर्थव्यवस्था है और मुझे लगता है कि जो एनर्जी क्राइसिस जब भी होते हैं तो अर्थव्यवस्थाओं में संकट आते हैं। और ये जो अभी दीप्ति जी ने कहा वो ठीक कहा कि 2012 से 2014 तक, यानी 12-13 और 13-14 के जो साल थे वो हमारी अर्थव्यवस्था लगभग ठप थी उस समय जी। और जो स्थिति आज से आप तुलना करें तो वो स्थिति नहीं। उस समय बैंकों में बेड डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे और इंडस्ट्रियल आउटपुट पे भी असर पड़ रहा था। तो वो उस तरह के हालात नहीं हैं। ये आखिरी जो मनमोहन सिंह जी के जो 10 साल हैं उसमें से जो आखिरी 2 साल थे वो क्राइसिस के, काफी ज्यादा क्राइसिस के थे। तो ये जो अब जो स्थिति है इसको संभालना पड़ेगा काफी केयर के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से गोल्ड का जो ये समस्या इंपोर्ट है, इसके बारे में भी लोगों का जैसे होता क्या है कि एक विशेष साइकिल बनता है। साइकिल ऐसे बनता है कि लोग कीमतें बढ़ने शुरू होती हैं, लोग सोचते हैं कि इसमें बड़ा फायदा होगा, वो खरीदना शुरू करते हैं। तो ये जो चीज है इसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और रहा सवाल अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने का, मैं इस बात से हूँ, लगता है कि जो युद्ध है वो तकरीबन खत्म होता हुआ दिखाई देता। हालांकि कई लोग कहते हैं कि लंबा चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है युद्ध को खींचने की किसी में। तो ये जल्दी ही होर्मुज भी खुलेगा और दूसरे ट्रेड रूट्स भी खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि होर्मुज के कारण ही सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। तो दूसरे ट्रेड रूट्स भी खुलेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में
बेहतर प्रदर्शन करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया करूंगा मैं चारों मेहमानों का, मंजरी जी, आनंद जी, जयप्रकाश जी, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।